Ready? Hello, guys. Welcome to all of you once again on your favorite channel, पिंटू दुबे इंग्लिश क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर आपके अपने प्यारे चैनल पिंटू दुबे इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। मैं पिंटू दुबे आप सबके साथ आपको आगे की ओर ले चलने के लिए तैयार हूँ। अब हम आगे बढ़ेंगे। कल जो पीछे का वीडियो जो आपने देखा होगा उसमें हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा था। तो मैंने स्टार्टिंग में एक चीज़ आपसे कही थी कि टेंस बहुत बड़ा है और उसमें कई वीडियोस बनेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने ख़त्म किया। अब उसके ऊपर जो चीज़ें हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही रिलेट करती हैं उनको हम कैसे आगे बढ़ाते हैं, पार्ट 3 है ये। पहले यूज ऑफ डू डज। It's very important for us to understand the use, because without these use it's not possible for us to speak better English, to write better English. So it's very important. The uses play excellent role in our lives. अब यहाँ पर पहला यूज हम लेते हैं नंबर 1 में। यदि वाक्य में तो कामा तो ही कामा निश्चित शब्द आता है तो कर्ता के अनुसार डू डस का प्रयोग होता है। ठीक है, यानी अगर हमारा कर्ता सिंगुलर है तो डस और प्लूरल है तो हम डू का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला हम लेते हैं, लता जाती तो है, तो ट्रांसलेशन बन जाएगा लता डस गो। क्लियर? अब मैं इसको और कह सकता हूँ, लता निश्चित जाती है तभी होगा लता डस गो। लता जाती तो ही है तभी ट्रांसलेशन सेम होगा लता डस गो। ओके। प्रिया निश्चित पत्र लिखती, प्रिया निश्चित पत्र लिखती है, तो हम क्या कहेंगे? प्रिया, दिस इज सिंगुलर नंबर, सो वी यूज डस। प्रिया डस राइट अ लेटर, प्रिया डस राइट अ लेटर। ओके। सेकेंड इज यूज ऑफ डू। ये थोड़ा बड़ा होगा, इसको आप ध्यान देंगे। यूज ऑफ डू में नंबर 1 लेते हैं। नंबर 1 क्या है? अगर ये सेंस आता है, इफ यू फाइंड तो ही निश्चित in the last of the Hindi translation in present indefinite, then we use do or does according to the subject. If subject is singular number, we use does. If the subject is plural number, we use do. Okay? तो यहाँ पर आप कह सकते हैं, जैसे मैं पढ़ता तो ही हूँ, मैं पढ़ता तो ही हूँ, तो ट्रांसलेशन आप बनाएंगे आई डू रीड। क्लियर? हम सब लिखते तो ही हैं, तो क्या होगा ट्रांसलेशन? वी डू राइट, वी डू राइट। क्लियर?
डू का सेकेंड यूज है, नंबर 2 हम डाल दे रहे हैं, कहाँ? इन इम्परेटिव सेंटेंस। अब इम्परेटिव सेंटेंस मीन्स टू से ए सेंटेंस दैट हैज ए सेंस ऑफ ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, दैट इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड दिस सेंटेंस। तो आपको थोड़ा सा पीछे के वीडियो से जा करके उसको देखना पड़ेगा। अब उसमें जैसे क्या होगा, यहाँ मत आओ, यहाँ मत आओ, तो ट्रांसलेशन आप क्या करेंगे? डू नॉट कम हियर या डोंट कम हियर, यहाँ मत पढ़ो। तो आपका ट्रांसलेशन क्या होगा? डोंट रीड हियर। ओके, डोंट रीड हियर। नाउ वी आर गोइंग टू थर्ड यूज ऑफ डू। देखिए, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें कृपया न होते हुए भी आग्रह का भाव पाया जाता है। ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं बिकॉज दे डोंट हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट द यूजेस। अगर आप यूज का सही प्रॉपर नॉलेज नहीं आपके पास है तो आप यू कांट स्पीक बेटर इंग्लिश, यू कांट राइट बेटर इंग्लिश, तो वो दिक्कत करेगी। तो यूजेस का बहुत बड़ा रोल है। आप अंग्रेजी के किसी भी विद्वान को पढ़ें तो उन्होंने अपनी किताब में इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है कि यूजेस का बहुत बड़ा रूल होता है किसी भी ग्रामर, भाषा के ग्रामर में। अब यहाँ पर जैसे हम एक ट्रांसलेशन लें नंबर 3 में, जरा आइए तो सही, मैंने एक वाक्य ले लिया, जरा आइए तो सही। अब ट्रांसलेशन इसका बन जाएगा डू कम। इसका और मजा आएगा जब आप वॉइस पैसिव पढ़ेंगे तब, जरा आइए तो सही। दूसरा ट्रांसलेशन ले सकते हैं, जरा पढ़िए, जरा पढ़िए तो सही। तो आप कह सकते हैं क्या? डू रीड। अब आपको समझ में आ गया? देयर इज नो प्लीज, देयर इज नो काइंडली, कोई ऐसा वर्ड आपको नहीं दिखा रहा होगा जो आपको रिक्वेस्ट शो करे, लेकिन सेंटेंस को आप पढ़िए, जरा आइए तो सही। द सेंटेंस ऑफर कर रहा है रिस्पेक्ट, ऑनर, सो वी हैव टू यूज डू along with these type of translations। अब यहाँ पर डू ही का यूज क्यों हुआ, या इम्परेटिव में डू नॉट ही क्यों आया? You have to understand the real thing why you use do। क्योंकि जो स्पीकर होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, जो लिसनर होता है वो सेकंड पर्सन होता है। अब जैसे यहाँ पर आई एम फर्स्ट पर्सन, यू आर लिसनिंग मीन्स सो यू आर सेकंड पर्सन। जैसे क्लास में टीचर ने कहा खड़े हो जाओ, तो आपको क्यों खड़े हो गए? क्योंकि स्पीकर ने लिसनर को कहा। तो यू जो है वो क्या है? प्लूरल है, इसलिए ऐसे वाक्यों में डू का प्रयोग होता है। अगर हम ट्रांसलेशन लें, राम जरा यहाँ आइए तो सही, तो अब यहाँ पर फिर वही होगा, राम कामा डू कम हियर। ऐसा नहीं कि वहां पर डज लग जाएगा, क्योंकि यू जो है अंडरस्टूड है, वो छुपा हुआ है ऐसे वाक्यों में। तो वी हैव टू अप्लाई डू for you that is totally understood in this type of translations। okay, very good। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि प्लीज में हम लोग क्या कर सकते हैं। यहाँ पर आप आगे के यूजेस को समझिए थोड़ा सा। जैसे है keeps on, oblique keep on। अब एक चीज आपको बड़ा ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना है बेटा? ध्यान ये देना है कि अगर वर्ब में यस लगा है तो दैट मीन्स वो सिंगुलर है, यस या यस लगा है। और अगर वर्ब में एस या यस नहीं लगा है तो दैट इज प्लूरल। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है
singular subject, singular verb, plural subject, plural verb. You might have already read about that in subject and verb agreement. In your previous classes, your teacher already had taught you. Okay? अब यहां पर आप देखिए इसका हम कहा यूज करेंगे, जब वाक्य में ता रहता है, ती रहती है, ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं, ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं इत्यादि शब्द आते हैं, तो कर्ता के अनुसार हम कीप्स ऑन और कीप ऑन का प्रयोग करते हैं। इज दैट क्लियर? अगर किसी वाक्य में कोई कार्य चलता रहे तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम कर्ता के अनुसार सिंगुलर है तो कीप्स ऑन, प्लूरल है तो कीप ऑन का प्रयोग करते हैं। ट्रांसलेशन में ले रहा हूं, वह पढ़ता रहता है, वह पढ़ता रहता है। अब इसका हमने ट्रांसलेशन बनाया, ही कीप्स ऑन रीडिंग, ही कीप्स ऑन रीडिंग। रीडिंग क्यों? क्योंकि कंटिन्यूटी शो हो रहा है। ही कीप्स ऑन रीडिंग, क्लियर? वह पढ़ता रहता है। मैं लिखता रहता हूं, मैं लिखता रहता हूं, तो ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब नाउ आई इज प्लूरल, सो वी हैव टू यूज कीप ऑन, आई कीप ऑन रीडिंग, सॉरी आई कीप ऑन राइटिंग। अब यहां पर हमने आई कीप ऑन राइटिंग कर दिया। इज दैट क्लियर? अब देखिए आप, कीप्स ऑन कीप ऑन की जगह पर हम और भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? एक ट्रांसलेशन लेते हैं, प्रिया गाती रहती है, प्रिया गाती रहती है। अब देखिए पहला ट्रांसलेशन आपका क्या बन जाएगा, प्रिया कीप्स ऑन, प्रिया कीप्स ऑन सिंगिंग। दूसरा आप क्या कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रिया गोज ऑन, यानी गोज ऑन कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ कीप्स ऑन। प्रिया गोज ऑन सिंगिंग, प्रिया गोज ऑन सिंगिंग। तीसरा हम इसी का ट्रांसलेशन क्या बना सकते हैं, प्रिया डज नथिंग, यानी प्रिया और कुछ नहीं करती है, प्रिया डज नथिंग बट सिंग, प्रिया डज नथिंग बट सिंग। So we can make translation like this just in 3 types, 1, 2 and second. एक और एग्जाम्पल लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। मैं पढ़ता रहता हूं, मैं पढ़ता रहता हूं, तो आप क्या बनाएंगे, पहला बोलिए आई कीप ऑन रीडिंग, वेरी गुड। दूसरा आपने क्या बनाया, आई गो ऑन, क्योंकि प्लूरल है, बिकॉज आई इज प्लूरल सो वी हैव टू यूज गो ऑन इन प्लेस ऑफ गोज ऑन। आई गो ऑन रीडिंग। अब यहां पर हम कह सकते हैं आई डू नथिंग, आई डू नथिंग बट रीड, आई डू नथिंग बट रीड। तो ये इसका यूज हमारा हो गया, किस किस का, कीप्स ऑन का, कीप ऑन का, गो ऑन का, गोज ऑन का, डज नथिंग बट, डू नथिंग बट। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही और अभी कौन कौन से यूज पर काम करना है उसको हम लोग थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखिए, अगर हम
आप इसकी जरूर नोट्स बनाइए। बिलोंग्स टू ऑब्लिक बिलोंग टू, यहाँ देखिए बिलोंग्स टू बिलोंग टू, आप कक्षा 6 में पढ़े होंगे, 6, 7, 8 में। यह मेरी किताब है तो ट्रांसलेशन हो जाता है दिस इज माई बुक। यह मेरा झोला है, दिस इज माई बैग। लेकिन जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको इंडेफिनिट के सारे रूल्स पढ़ने पड़ते हैं, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो तो क्लियर हो ही हो, अब आप अच्छी नॉलेज उसमें अचीव करें। यहाँ पर आप देखिए यस लगा है तो इट मीन्स फॉर सिंगुलर। यहाँ यस नहीं है, दैट मीन्स फॉर प्लूरल। ओके, जैसे मैं उदाहरण लूं, यह मेरा झोला है, यह मेरा झोला है। तो एक तो जनरल ट्रांसलेशन आप जानते हैं, अब ये सिंगुलर है, दिस बैग बिलोंग्स, दिस बैग बिलोंग्स टू मी। क्लियर? अब जनरल में हम कह देते हैं दिस इज माई बैग। ओके, दिस इज माई बैग। अब दूसरी बात, अब देखिए बिलोंग टू, ये मेरी किताबें हैं, ये मेरी किताबें हैं। क्या होगा बेटा? दीज बुक्स belong. Why belong? Because these books, plural, these books belong to me. तो ये दो ट्रांसलेशन हो गए इसके, आई मीन टू से बिलोंग्स टू और बिलोंग टू। अब इसी में एक और यूज जान लीजिए आप, बिगिंस टू, बिगिन टू, बिगिंस टू एंड बिगिन टू। अब जरा मेरी बात सुनिए, जब वाक्य में लगता है, लगती है, लगते हैं इत्यादि शब्द आते हैं तो हम कर्ता के अनुसार बिगिंस टू और बिगिन टू का प्रयोग करते हैं। यस लगा है फॉर सिंगुलर और यस नहीं है, दैट इज फॉर प्लूरल। अब उदाहरण लीजिए, वह हंसने लगता है, वह हंसने लगता है। ट्रांसलेशन क्या होगा? ही begins to laugh, he begins to laugh। तुम रोने लगते हो, तुम रोने लगते हो। तो ट्रांसलेशन हमारा हो जाएगा यू बिगिन, बिगिन क्यों लग रहा है? क्योंकि यू प्लूरल है, यू बिगिन टू वीप और क्राई। ये आपका बिगिंस टू और बिगिन टू का कॉन्सेप्ट हुआ। थोड़ा सा और समझिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अभी बात और बढ़ेगी। अभी आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के पहचान में क्या पढ़ा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट के पहचान में आपने पढ़ा था कि यदि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं तो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आए तभी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, ये भी संभव नहीं है। यानी ये पूरी तरह से 100% हम इसी को मान करके बैठेंगे तो ट्रांसलेशन में हम मिस कर जाएंगे। हम आपको कुछ वाक्य ले रहे हैं। हमने एक वाक्य लिया, राम के पास एक गाय है। अब जरा देखिए आप, राम के पास एक गाय है। इफ somebody is going to ask you राम के पास एक गाय है, क्या इसका आप टेंस बता सकते हैं?
तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ ता है, ती है, ते है नहीं है। बिकॉज इन द लास्ट ऑफ दिस सेंटेंस वी डोंट हैव ता है, ती है, ते है, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे है, जरा थोड़ा सा आप इसको ओपन करिए। राम के पास एक गाय है, इसका मतलब क्या है कि राम एक गाय रखता है। राम एक गाय क्या करता है, रखता है। यानी राम एक गाय रखता है, तब ना राम के पास एक गाय है। और वहां पर ट्रांसलेशन क्या हो जाता है, रूल देखें। नंबर 1, हैज इज यूज्ड फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट। हैव is used with plural subject. Have is used with plural subject. Okay? लेकिन है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, याद रखिएगा आप। जैसे राम के पास एक गाय है, एक गाय है, तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, राम हैज अ काऊ। राम हैज अ काऊ। क्लियर? अब हैज है प्रेजेंट परफेक्ट में भी लगता है। आप अगर वहां कंफ्यूज हो तो आप ध्यान दें कि वहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, गॉन, कम, प्लेड, संग, तब वो परफेक्ट चला जाएगा। राम के पास एक गाय है, राम हैज ए काऊ। इसका ट्रांसलेशन आप और कर सकते हैं, राम हैज गॉट ए काऊ। ये जो है अमेरिकन यूज है, ये इसका ज्यादातर प्रयोग स्पोकन में किया जाता है, ग्रामर में इसका यूज कम होता है, लेकिन आप जानते रहें। दूसरा है, मेरे पास एक झोला है। मेरे पास एक झोला है, तो ट्रांसलेशन क्या होगा, आई हैव ए बैग, पहला। दूसरा क्या कह सकते हैं हम, आई हैव गॉट अ बैग। आई हैव गॉट अ बैग। अब मैंने पहले भी बताया कि हैव गॉट इज एन अमेरिकन यूज, इट इज मोस्टली यूज्ड इन स्पोकन। तो लेकिन आप जानते रहिए, ये आपका हैज हैव से रिलेटेड ट्रांसलेशन था, किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही है। इस चीज को आप ध्यान देते रहेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और इसका दिमाग से आप तनिक भी डिस्टर्ब ना हो। अब दूसरी बात ये आती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में और क्या चीजें हैं। एक तो हैज है आपका, एक तो हैव हो गया जिसको हमने पढ़ा। दूसरी बात ये है, कोई डायलॉग अगर कोई बोल रहा है, जैसे कोई स्टेज है, रामलीला का मंच है, या कोई और भी स्टेज है, इफ समबडी इज स्पीकिंग एट दैट सीन एट द सेम टाइम, जैसे किसी ने कहा देखो, देखो वह राम आ रहा है, देखो वह राम आ रहा है। आप ध्यान दें ट्रांसलेशन को, देखो वह राम आ रहा है। इफ ये किसी स्टेज का अगर डायलॉग है, सीन जहां डिलीवरी हो रही है, तो इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे, सी दैट राम कम्स, सी दैट राम कम्स। यानी हम ये नहीं कहेंगे कि यहां पर राम इज कमिंग, ऐसा आप नहीं कह सकते। पवन मिश्रा की किताब है कंप्रिहेंसिव ग्रामर, उसमें आप देखेंगे तो ऐसे ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से दिए गए हैं। तो आपको ये देखना है कि ये इस प्रकार के जो ट्रांसलेशंस हैं उन पर हमारा ध्यान जाए। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में परमानेंट वर्ब का यूज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टेम्परेरी वर्ब का यूज होता है।
इस चीज को भी हमको देखना होगा। मैं जीत रहा हूं, आई एम विनिंग, ट्रांसलेशन आई विन। आप वहां पर ध्यान दें कि जो परमानेंट वर्ब है और जो टेम्पोररी वर्ब है, क्योंकि कंटिन्यूअस का मतलब क्या कि एक समय तक ही कार्य चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि आई एम गोइंग का मतलब कि पूरी लाइफ आई एम गोइंग। मतलब हमको ये देखना है, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी, और इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। यू विल हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट। और ये चीजें अगर आपको दिक्कत करती हैं तो इसका मतलब है थोड़ा सा बेसिक पर और हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। बहुत ऐसे ट्रांसलेशंस मिलेंगे। अभी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात चल ही रही है। अब देखिए जरा अगली बात क्या है। जैसे इसी में एक बात आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही सिरे में अगर हम इसको लेंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक कॉन्सेप्ट आता है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस क्या है? अब इसका तो सीधा सा मतलब है शर्त सूचक वाक्य। अब शर्त सूचक वाक्य का मतलब क्या हो जाएगा? शर्त सूचक वाक्य का मतलब ये हो गया कि हम लोग कंडीशन में, कंडीशनल सेंटेंस दैट मीन शर्त सूचक वाक्य। अब इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा? इसका इंट्रोडक्शन ये हो जाएगा, इंट्रोडक्शन में गागेगी आपको आएगा, दोनों पार्ट में आएगा। गागेगी दोनों पार्ट में आएगा, लेकिन ट्रांसलेशन क्या होगा? फर्स्ट पार्ट विल बी ट्रांसलेटेड इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड सेकंड विल बी ट्रांसलेटेड इनटू फ्यूचर इंडेफिनिट। यू नो इन फ्यूचर टेंस shall is used for I and we and will is used for remaining. ओके तो यहां पर अगर मैं एक वाक्य लूं, यदि तुम आओगे, यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। अब यहां पर हमारा वाक्य बना इफ यू कम, तो के लिए कामा आई शैल गो। इफ यू कम आई शैल गो। दूसरा हम क्या लेते हैं? यदि बरसात होगी मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। तो आप क्या ट्रांसलेशन कर सकते हैं? पहला प्रेजेंट इंडिफिनिट में करेंगे, यदि बरसात होगी दैट मीन्स यदि बरसात होती है। इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स आई shall not go to school, I shall not go to school। क्लियर? तो कंडीशनल सेंटेंस जो आएंगे उनके दोनों पार्ट में गागेगी रहेगा। आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर, दोनों पार्ट में है गागेगी। और उसका ट्रांसलेशन हम जब करेंगे तो फर्स्ट पार्ट विल बी ट्रांसलेटेड इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड सेकेंड पार्ट विल बी ट्रांसलेटेड इनटू फ्यूचर इंडेफिनिट। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रहे, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का इतना एक वीडियो हम लोग कर दे रहे हैं, और अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, इफ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम इन एनी concept where some confusion or dilemma in your mind, you may contact us or you can put your questions for us and I will try to solve your question, I will try to satisfy you। और अगर आपको ये कंटेंट समझ में आ रहा है तो आप थोड़ा सा ज़रूर ये कहें कि कहाँ पर और कौन सी अच्छाइयाँ डाली जा सकती हैं। आपके सजेशंस, आई एम वेरी न्यू on this platform, so I request each and every student to cooperate with me and suggest me how I can improve
माई सेल्फ एज ए गुड टीचर ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो आज के लिए ये इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।